हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से सिविल क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड पर। मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। इकोनॉमिक्स में जो भी मॉडल होता है वो अपने कुछ बिलीव्स या कुछ अपने अजम्पशंस पर रन करता है। सो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, रिकॉल द लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, if the price of any commodity goes up, then its quantity demanded goes down, and if the price of any commodity goes down, then its quantity demanded goes up. There is an inverse relationship between the two factors. फर्स्ट इज प्राइस एंड द सेकंड इज क्वांटिटी डिमांडेड। हमने देखा कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांगे जाने वाली मात्रा घट जाती है, या किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर विपरीत संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो उसको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इसको देख सकते हैं वापस, कि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को लिया है, और वर्टिकल जो एक्सेस है यहाँ पर वर्टिकल एक्सेस पे हमने किसको लिया है, प्राइस को लिया है। ये वर्टिकल एक्सेस है जहाँ पर प्राइस को रिप्रेजेंट किया गया है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है जहाँ पर हमने किसको किया है, क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट किया है। कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक दैट हम एग्जांपल लेते हैं डेयरी मिल्क का। ये डेयरी मिल्क का डिमांड फंक्शन है जो कि उसकी प्राइस पर डिपेंड करता है। सो हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ली है, इनिशियल स्टेज ली है। ये इनिशियल कंडीशन है जब प्राइस, डेयरी मिल्क की जो प्राइस थी 15 रुपीज थी। कितनी? 15 रुपीज थी। तब उसकी हम 75 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे। ये 75 यूनिट्स की हम डिमांड कर रहे थे जब डेयरी मिल्क की प्राइस 15 रुपीज थी। अब जो है ये इनिशियल कंडीशन है, स्टार्टिंग कंडीशन है। अब जो डेयरी मिल्क की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, इन्फ्लुएंस कर जाती है, 35 रुपीज हो जाती है। कितनी? 35 रुपीज हो जाती है। तो इस 35 रुपीज पर हम कितनी डिमांड करते हैं? हम 50 यूनिट्स डिमांड करते हैं। ठीक है, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है। प्राइस के इंक्रीज होने पर डेयरी मिल्क की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई है, 75 से 50 हो गई है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि डेयरी मिल्क की जो प्राइस है वो 15 से 10 रुपीज हो जाती है, घट जाती है। तो इस 10 रुपीज पर हम डेयरी मिल्क की ज्यादा क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, 90। ठीक है, 90 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि डेयरी मिल्क की प्राइस, डेयरी मिल्क जो है, डेयरी मिल्क की प्राइस और डेयरी मिल्क की क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब डेयरी मिल्क की प्राइस अप हो रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी? डिक्रीज हो रही थी। और जब डेयरी मिल्क की प्राइस डिक्रीज हो रही थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही थी। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो रहा था? नेगेटिव रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो रहा था। तो यहाँ पे इसके अजम्पशंस क्या है? ये जहाँ पे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड रन कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है, तो उसके अजम्पशंस क्या है कि प्राइस के ही फ्लक्चुएट होने पर डेयरी मिल्क की क्वांटिटी डिमांडेड इन्फ्लुएंस हो रही है। ऐसा क्यों? तो इसका बेसिकली रीजन है सेटेरस पेरिबस। इसका बेसिकली रीजन क्या है? सेटेरस पेरिबस। ये एक इकोनॉमिक टर्म होती है। सेटेरस पेरिबस एक इकोनॉमिक्स टर्म होती है जिसका मतलब होता है अदर्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अन्य कारकों के स्थिर रहते या अन्य बातों के समान रहते। कैसे? तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे वेरी कर रहा था, तो जब यहाँ पे प्राइस वेरी कर रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड ने भी वेरी किया। लाइक दैट प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गया। प्राइस जब डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया। प्राइस के फ्लक्चुएट करने पर क्वांटिटी डिमांडेड ने इन्फ्लुएंस किया। जब ये लॉ ऑफ डिमांड रन हो रहा था तो हमने अदर्स जो फैक्टर थे जो क्वांटिटी डिमांडेड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको हमने कांस्टेंट मान लिया था या इक्वल मान लिया था। क्या कर लिया था? या तो हमने उनको क्या कर लिया था? इक्वल मान लिया था, या हमने उनको कांस्टेंट मान लिया था। तो कांस्टेंट और इक्वल मानने का मतलब क्या है? ये भी एक टर्म होती है। इसका मतलब ये होता है नो चेंज। इसका मतलब होता है नो चेंज इन दैट पार्टिकुलर टर्म, नो चेंज इन दैट पार्टिकुलर टर्म। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं होता है इन दैट पीरियड ऑफ टाइम जब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है? तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड जब ऑपरेट होता है तब उसमें कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं और उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि प्राइस के इन्फ्लुएंस होने पर क्वांटिटी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसी के रीजंस होते हैं अदर्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अन्य कारकों के स्थिर रहते या अन्य बातों के समान रहते। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें अगर हम इन्फ्लुएंस कर दें, जिनमें हम चेंज कर दें तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो वो पहला है इनकम, कंज्यूमर की इनकम। यदि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है या कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इन्फ्लुएंस होती है। नंबर सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। यदि संबंधित वस्तुओं की कीमतें, लाइक दैट हमने डेयरी मिल्क ली है तो डेयरी मिल्क से रिलेटेड गुड्स हो सकती है, मंच है, आपकी 5 स्टार है, इनसे रिलेटेड अगर उनकी प्राइस अगर वेरी करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डेयरी मिल्क की भी क्या होगी? इन्फ्लुएंस होगी। नंबर थर्ड है अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर के जो अधिमान होते हैं या रुचियां जो होती है, प्राथमिकताएं जो होती है, उनमें भी चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इन्फ्लुएंस होती है। नंबर 4 पर एक्सपेक्टेशंस।
संभावना या प्रत्याशाएं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है, इनमें चेंज होने पर भी क्वांटिटी डिमांडेड इन्फ्लुएंस होती है। पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या का घनत्व या फैलाव जो होता है वो भी अगर चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इन्फ्लुएंस होती है। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, यानी जो भी सरकारी जो नीतियां होती है वितरण की, अगर उनमें चेंज होता है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इन्फ्लुएंस होती है। जब ध्यान देने की बात यह है कि जब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, लॉ ऑफ डिमांड जब ऑपरेट होता है, लॉ ऑफ डिमांड रन होता है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने का मतलब है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैक्टर, फर्स्ट इज प्राइस एंड द सेकंड इज क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। जब भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा तो ये सारे जो फैक्टर्स है हमारे पास, इनकम, price of related goods, test of preferences, expectations, population size and government distribution policies, ये सारे कांस्टेंट रहेंगे और सारे इक्वल रहेंगे, मीनिंग दैट इन सब में कोई भी चेंज नहीं होगा इन दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। ठीक है, जिस पीरियड में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये फैक्टर्स भी लॉ क्वांटिटी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो इनकम है और जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं टेस्ट और प्रेफरेंस की। ये कैसे क्वांटिटी डिमांडेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई भी टेस्ट या जो प्रेफरेंस होता है, यदि किसी कंज्यूमर कमोडिटी के फेवर में है, यदि उसको प्रेफर करता है, उसको प्राथमिकता देता है, तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। यदि मान लो कोई भी कंज्यूमर है वो किसी कमोडिटी के फेवर में है, यदि उसका फेवर है, उसका प्रेफरेंस है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यदि उसके फेवर में नहीं है, उसका प्रेफर नहीं करता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है टेस्ट और प्रेफरेंस के साथ। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की। कोई भी कंज्यूमर है, लाइक दैट हमने यहाँ पे डेयरी मिल्क का एग्जांपल लिया था। यदि कंज्यूमर ये मान के चलता है कि फ्यूचर में डेयरी मिल्क की जो प्राइस है, डेयरी मिल्क की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी, तो अभी करंट में क्या करेगा कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड करंट में क्या कर देगा, ज्यादा बढ़ा देगा, ज्यादा डिमांड कर लेगा। ज्यादा डिमांड क्यों करेगा, क्योंकि फ्यूचर में उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि उसको लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाली है, तो अभी करंट में वो क्या कर देगा, बेसिकली करंट में क्या कर देगा, उसकी डिमांड को कम कर देगा, क्योंकि फ्यूचर में खरीदेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस घट जाएगी, इसलिए डिमांड फ्यूचर में ज्यादा करेगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। पॉपुलेशन साइज, मार्केट में कोई जैसे कि माइग्रेशन होता है, माइग्रेट करके लोग पीपल आते हैं, तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है। जब पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा तो मार्केट में हो सकता है कि वेजिटेबल्स की डिमांड इंक्रीज हो जाए। तो जब पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है तो पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर भी यही होता है कि उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जब पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होता है तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगेन गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज की हम बात करते हैं। जब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज की बात की जाती है, सरकार की जो नीतियां होती है, अगर सरकार चाहती है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है वो जनता के पास या पब्लिक के पास अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध हो या प्रोवाइड हो, यदि सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज है वो उसके फेवर में होती है, सरकार उसको प्रोवाइड करवाती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज अगर फेवर करती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज अगर फेवर नहीं करती है तो डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि इन सब फैक्टर्स में हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं और इक्वल मान लेते हैं, मीनिंग दैट नो चेंज इन दैट फैक्टर्स इन दोस फैक्टर्स, इन फैक्टर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है जब लॉ ऑफ डिमांड अपना ऑपरेट होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो फैक्टर्स बच गए हैं, आपको आसानी से समझ में आ गया है मैं बिलीव करता हूं। दो फैक्टर्स हैं, पहला है इनकम और दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इनको हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं क्योंकि वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। इनकम में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड कैसे इन्फ्लुएंस होती है और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड कैसे इन्फ्लुएंस होती है, तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इनकम में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इन्फ्लुएंस होती है। इसके दो पर्सपेक्टिव हैं, पहला है नॉर्मल गुड्स और दूसरा है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स, इट इज दैट टाइप, इट इज ए कमोडिटी, इट इज दैट टाइप ऑफ कमोडिटी इन व्हिच इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इन व्हिच इनकम ऑफ द कंज्यूमर and the quantity demanded of that commodity have a positive relationship. It is a that type of commodity in which income of the consumer and the quantity demanded of any commodity have a positive relationship. कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल गुड, सामान्य वस्तु वे वस्तुएं होती है जिसमें उपभोक्ता की आय और वस्तु की मात्रा के बीच, मांग मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। हायर द इनकम हायर द डिमांड, लोअर द इनकम लोअर द डिमांड। ठीक है, inferior goods, it is a that type of commodity in which income of the consumer, inferior goods की बात कर रहे हैं अपन, inferior goods, it is a that type of commodity in which income of the consumer and the quantity demanded of that commodity have a negative relationship, have an inverse relationship.
लाइक दैट हायर द इनकम लोअर द डिमांड, लोअर द इनकम हायर द डिमांड। इंफीरियर गुड्स होती है घटिया वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं होती है, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, इसका रूल ऑफ थंब क्या है, इसका बेसिक रूल क्या है? तो यहाँ पे कोई भी बेसिक रूल नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, वेरी करती है। हो सकता है कि किसी कंज्यूमर के लिए राइस जो है, हो सकता है कि किसी कंज्यूमर के लिए राइस जो है नॉर्मल गुड्स हो, और वहीं किसी अदर पर्सन के लिए वो इंफीरियर हो सकती है। हो सकता है कि कोई भी मल्टीमीडिया मोबाइल कोई भी कंपनी का किसी कंज्यूमर के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल गुड्स हो, सामान्य वस्तुएं हो, और अदर पर्सन के लिए वो निम्न इंफीरियर हो सकती है, निम्न स्तरीय घटिया हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करता है, ये कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। तो हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। नॉर्मल गुड्स ऐसी वस्तुएं होती है जिनका उपभोक्ता की आय, जो कंज्यूमर्स की जो इनकम होती है, इनकम और उस वस्तु की मात्रा के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है? धनात्मक या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो हायर द इनकम हायर द डिमांड, हायर द इनकम हायर द डिमांड, लोअर द इनकम लोअर द डिमांड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिया एप्पल आईफोन का, लाइक दैट अगर एप्पल आईफोन का एग्जांपल लिया है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो एप्पल आईफोन की डिमांड भी इंक्रीज होगी। और यदि एप्पल आईफोन की यदि कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिक्रीज होती है, तो एप्पल आईफोन की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज होगी। यानी यहाँ पे इनकम, कंज्यूमर की इनकम और एप्पल आईफोन की डिमांड के बीच कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये होगी नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं, ठीक है। हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स वे वस्तुएं या सामान्य, जो यहाँ पे निम्न स्तरीय वस्तुओं की बात चल रही है, इंफीरियर गुड्स घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनमें उपभोक्ता की आय, जो कंज्यूमर की इनकम होती है, और उस वस्तु की जो मांग मात्रा होती है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लाइक दैट हमने यहाँ पे अदर्स ब्रांड्स के एग्जांपल लिए, अदर मोबाइल, अदर्स जो लाइक दैट नोकिया है, सैमसंग है, उनके सेल फोन्स होते हैं, उनके मोबाइल्स होते हैं, उनकी मांग मात्रा और उपभोक्ता के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लाइक दैट यदि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, तो जो अदर्स जो मोबाइल होंगे उनकी जो डिमांड होगी उनकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसकी उनकी इनकम इंक्रीज हो गई है, वो उनकी डिमांड नहीं करेंगे, वो प्रेफर करेंगे एप्पल आईफोन को। वो किसको प्रेफर करेंगे? एप्पल आईफोन को। और यदि कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो उनकी अदर्स जो ब्रांड है लाइक दैट सैमसंग है, नोकिया, उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो वो इसको प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उनकी डिमांड जो है डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। कहने का मतलब ये है कि चाहे बात नॉर्मल गुड्स की हो, चाहे इंफीरियर गुड्स की हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करेंगे, ये उनके इनकम के लेवल पर डिपेंड करते हैं। कहने का ओ ठीक है, उनके इनकम पर डिपेंड करते हैं। यदि कंज्यूमर की इनकम और कोई भी जो गुड्स है उसके बीच, उसकी डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है, उनके बीच क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो वो नॉर्मल गुड्स है। और कंज्यूमर की इनकम और कोई भी कमोडिटी है, उनकी डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो वो है इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पर, संबंधित वस्तुओं की कीमतें कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वे वस्तुएं होती है जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के स्थान पर, लाइक दैट कोको कोला एंड पेप्सी, पेन, इंक पेन एंड बॉल पेन, ठीक है, टी एंड कॉफी, इनसे हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं वस्तुएं होती है जिनको हम एक साथ उपयोग करते हैं, लाइक दैट कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है? तो इसका एक टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ है। तो यहाँ पर ये कोको कोला की जब प्राइस है, कोको कोला की जब प्राइस इन्फ्लुएंस करेगी, कोको कोला की जब प्राइस इन्फ्लुएंस करती है, कोको कोला की प्राइस जब इंक्रीज करती है, तो कोको कोला की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई है? बढ़ गई है। सो कोको कोला की जब प्राइस जो बढ़ जाती है, तो कंज्यूमर जो है प्रेफर करेगा पेप्सी को, तो पेप्सी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर है कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट होगा, प्राइस किसी की चेंज होगी, डिमांड किसी की चेंज होगी। यानी यहाँ पे हम लेके चलते हैं प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस तो होगी चेंज कोको कोला की, और डिमांड किसकी चेंज होगी? पेप्सी की। तो यहाँ पे ये देखने का मतलब ये देखिए कि जब प्राइस कोको कोला की इंक्रीज करती है, तो कोको कोला की जब प्राइस इंक्रीज कर गई है, तो लोगों को ये लगेगा कि कोको कोला महंगी हो गई है। तो लोगों को ये लगेगा कि कोको कोला महंगी हो गई है, इसलिए लोग कोको कोला की डिमांड कम करेंगे। जब कोको कोला की डिमांड गिर जाएगी, तो पेप्सी की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, जब कोको कोला की प्राइस डिक्रीज होती है, जब कोको कोला की प्राइस क्या होती है? घट जाती है, तो लोगों को लगेगा कि कोको कोला क्या हो गई है? सस्ती हो गई है। तो कोको कोला की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और पेप्सी की जो डिमांड है, पेप्सी की जो डिमांड है वो डिक्रीज
हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि प्राइस तो चेंज हो रही है कोको कोला की, और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इन्फ्लुएंस हो रही है पेप्सी की। तो ये होती है रिलेटेड गुड्स में ऐसा देखा जाता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता है। वापस समझ लेते हैं कि प्राइस ऑफ कोको कोला इंक्रीज करती है तो कोको कोला महंगी हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोको कोला डिक्रीज हो जाएगी, और इसके डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी जो अपना है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगेन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जब प्राइस ऑफ कोको कोला डिक्रीज होती है तो कोको कोला सस्ती हो गई है, चीपर हो गई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोको कोला क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि सस्ती हो गई है इसलिए इसको खरीदेंगे, और जिससे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और वो किसमें होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ऐसी वस्तुएं, वो पूरक वस्तुएं होती है जिनका साथ साथ उपयोग करते हैं, लाइक दैट पेन और इंक। जब प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज करेगा, पेन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो डिमांड ऑफ पेन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही डिमांड ऑफ पेन डिक्रीज होगी तो डिमांड ऑफ इंक ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पेन अब महंगा हो गया है, पेन के महंगे होने से पेन की डिमांड डिक्रीज हो गई है, और जब पेन की डिमांड डिक्रीज हो गई तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा जो रिलेशनशिप होता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में या पूरक वस्तुओं में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जब प्राइस ऑफ जो पेन है वो डिक्रीज हो गई है, पेन अब चीप हो गया है, सस्ता हो गया है, पेन के सस्ता होने से पेन की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही पेन की डिमांड इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड ऑफ जो इंक है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, स्टेबलाइज हो रहा है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुओं में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने अभी तक पढ़ा अदर्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट की बात की, अदर्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। जब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है तो वो सारे फैक्टर्स जो उसके पीछे रन करते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। फर्स्ट हमने लिया इनकम का, सेकंड हमने लिया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, थर्ड हमने लिया टेस्ट और प्रेफरेंस का, फोर्थ हमने बात की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की, फिफ्थ नंबर पर हमने बात की पॉपुलेशन साइज की, नंबर 6 पर हमने बात की गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज की। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इनमें चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड भी इन्फ्लुएंस होती है, वो भी प्रभावित होती है। जब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है तब ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट मान लिए जाते हैं इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम सब मान लेते हैं कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, और तब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। तो यही रीजन है, इट इज दैट रीजन दैट if the price goes up and the quantity demanded goes down, यही रीजन होता है कि प्राइस के फ्लक्चुएट होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इन्फ्लुएंस होती है। सो थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे सिविल क्लासेस चैनल से, और आपको मिलती रहेगी बैक टू बैक इकोनॉमिक सीरीज। ऑल द बेस्ट।